सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज से हम लेखपाल भर्ती की तैयारी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है वो क्लास है किसकी? ग्राम समाज एवं विकास की। आज ग्राम समाज के 2015 में जो पेपर हुआ था राजस्व लेखपाल का, इसके पहले कब पेपर हुआ था? 2015 में। और उसमें ग्राम समाज से कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले थे, वो सारे क्वेश्चन आज हम इस क्लास में लेके आए हैं। 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने गए, मैथ, जीएस, हिंदी और ग्राम समाज। ठीक है, लगभग सभी जो सब्जेक्ट हैं उससे 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका जो मेरिट तय होगा वो 100 पे तय होगा। और इस बार लेखपाल भर्ती में आप ये मान के चलो कि मिनिमम जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो इंटर है और एज भी है 18 से 40 साल है। तो लगभग लगभग मिनिमम भी इसमें जो फॉर्म गिरेंगे वो 12 से 15 लाख से कम नहीं होंगे, ये ज़्यादा ही हो सकते हैं, इससे कम फॉर्म नहीं गिरेंगे। साथ ही साथ इसमें पीसीएस की जो बच्चे तैयारी करते हैं या जो यूपी पीसीएस या आईएएस के जो साथ साथ तैयारी करते हैं वो बच्चे भी भाग लेंगे। साथ साथ यूपी में बाहर के भी बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, तो आपके कंपटीशन जो है अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत ही हाई होगा। ठीक है, तो आपको लेखपाल भर्ती की इस तरीके से तैयारी करनी है कि कहीं पे भी चूक ना हो पाए। ठीक है, साथ साथ आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है जिस सब्जेक्ट पे, वो है मैथ और हिंदी। ठीक है, आपको उसके अलावा जिस पे वर्क करना है वो करंट पे करना है। और ग्राम समाज एवं विकास में आपको सहारा किसका लेना है? प्रीवियस ईयर पेपर का। बाकी हम आपके साथ हैं। इन चारों सब्जेक्ट की डिटेल में हम आपकी तैयारी करवाएंगे। कल आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कि कौन सी क्लास कब होगी, और उसके बाद से उसी टाइम पे आपकी डेली क्लासेस लाइव होंगी। पहले सब्जेक्टिव क्लासेस होंगी प्लस प्रीवियस ईयर कराएंगे, और ये सारा कुछ फ्री है। आप सभी लोगों से अनुरोध है गाइस, वैसे तो हमारे चैनल पे कभी भी निगेटिव कमेंट नहीं आते हैं, ज़्यादातर लोगों के सपोर्टिव कमेंट आते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो गलत कमेंट करते हैं। तो एक चीज़ और भी है गाइस कि जो भी वीडियो आप लोग देखते हो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लोग उसे शेयर जरूर करा करो। ठीक है, लगभग 31,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर कम हैं 1 लाख होने में। और आपको करना क्या है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग शेयर करो, और जो 1 लाख का टारगेट है उसे जितना जल्द हो सके पूरा करो। थोड़ा सा आप हमें सहयोग करो। आपको वीडियो पसंद आती है तभी आप लाइक और शेयर करना गाइस। ठीक है, और नहीं आती है तो मत भी करना। ठीक है, अगर हम वर्क कर रहे हैं और वो आपको लगता है कि वर्थ इट है, आपके लिए सपोर्टिव है। इस समय मार्केट में जितने भी क्लासेज हैं सारी पेड क्लासेज आ रही हैं, और आपको ये सारी क्लासेज फ्री मिलेंगी। बस आप ये काम करना गाइस, कमेंट जो है आपके कुछ जो लोगों के हैं आप लोग उस पर कंट्रोल करना। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, और आपके लिए जो फ्री क्लासेज हैं, क्योंकि 12 से 15 घंटे हमारे डेली जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अगर 4 क्लासेज हम डेली आपके लिए लेके आते हैं तो इतने टाइम हमारे जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर इतना समय कोई भी आपके लिए दे रहा है तो आपको उसकी वीडियो लाइक और शेयर करनी चाहिए, अगर उससे आपको फायदा हो रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आज का टॉपिक है गाइस ग्राम समाज एवं विकास। राजस्व लेखपाल का जो 2015 का पेपर हुआ था उसको हम लेके आए हैं, वो सारा हल करेंगे। और इसी टाइप का पेपर आपके 2020 के लेखपाल में भी ग्राम समाज के दिखेगा। कुछ जो है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग चेंजेस करेगा, तो कुछ टॉपिक जो होगा जब आपका सिलेबस आएगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी अभी तक जो यूपी ट्रिपल एस सी से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है, या लेखपाल में जो क्वेश्चन आते रहे थे उसको आधार मान के हम तैयारी करेंगे। तो आप लोग घबराना मत, जो भी पैटर्न चेंजेज होगा वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों, रोहेलखंड और ऊपरी द्वाब में बोली जाती है? ठीक है, तो यहां से अगर आपने उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि रोहेलखंड का क्षेत्र कौन सा आता है या ऊपरी द्वाब किसे बोलते हैं। तो आपको पता होगा ऊपरी द्वाब का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है गाइस?
बरेली का क्षेत्र होता है। ठीक है, ऊपरी दोआब का जो क्षेत्र होता है वो बरेली, फर्रुखाबाद ये वाला क्षेत्र होता है, वही रोहेलखंड भी बोलते हैं। और वहां पे कौन सी बोली बोली जाती है? वहां पे आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, एक सवाल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बुंदेलखंड के बारे में। एक क्वेश्चन आपका आया था लोअर पीसीएस में, एक भाषा थी, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, वो पूछा जा रहा था कि वो भाषा कहाँ की है, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में बोली जाती है, कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा है, जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है। तो ये क्षेत्र पड़ता है जो झांसी वाला एरिया है। ठीक है, झांसी का जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र आपको पड़ता है, झांसी ग्वालियर ये वाला क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, अवधी आपकी लखनऊ में पड़ती है, और ब्रज भाषा जो है ये मथुरा का क्षेत्र पड़ता है। तो ये आपको एक यूपी की जो पूरी जानकारी होगी ज्योग्राफी के बारे में, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा हम टाइम देंगे, आप लोग अपना कमेंट करना। ठीक है, आप लोग खुद मन में सोचना ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे हम बोलते हैं क्या? पंचायत समिति। कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएंगे तो घबराना मत, जब क्लासेज हो जाएंगी तब ये सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होती है उसे हम पंचायत समिति कहते हैं गाइस, और ये ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, बहुत सारे टर्म होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? देखो, जो जनगणना आपको याद करनी है यूपी की और इंडिया की दोनों याद करनी है, यूपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इसकी ग्रामीण जनसंख्या आपको याद करना है लेखपाल के लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या दोनों ही याद कर लेना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? अब आपको टॉप 5 याद करना है, टॉप 5, क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? इलाहाबाद, और इलाहाबाद में भी उसकी ग्रामीण जनसंख्या जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, इस प्रश्न के अनुसार हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर का जनसंख्या सबसे ज्यादा है बरेली, अलीगढ़, लखनऊ में, और इस ऑप्शन के हिसाब से दूसरा नंबर पे कौन आएगा? वो आएगा लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्री रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपया, आपको बताना है कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब समझा जाएगा। एक गाइस आपकी श्री रंगराजन की रिपोर्ट आई थी उस समय, उसके आधार पे उस समय क्या रेट था गाइस, जिनके पास जो 32 रुपया होता था ग्रामीण क्षेत्र में, उनको माना जाता था कि वो गरीब हैं, और उससे अधिक जो खर्च करेगा उससे हम क्या बोलेंगे? गरीब नहीं समझे जाएंगे। एक क्वेश्चन इसमें यही बन जाएगा कि उसी वाले में शहर में जो गरीब है उसकी क्या है, एक ग्रामीण के लिए है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में ये जो था वो था 47 रुपए। क्लियर है? तो जो करंट की रिपोर्ट आती है उससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। एक चीज और भी है, इसको एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पीतल नगरी हम किसे बोलते हैं? तो आपको याद होगा कि वो कौन सा शहर है? मुरादाबाद। वाराणसी किसके लिए फेमस है गाइस? यहाँ पे वाराणसी साड़ियाँ मिलती हैं। कानपुर में चमड़ा उद्योग। लखनऊ किसके लिए? चिकन के लिए। ठीक है, कानपुर में क्या है? चमड़ा उद्योग। ये यहाँ पे वाराणसी साड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, सिल्क की साड़ियाँ बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी मिलती हैं, और इसे बोलते हैं पीतल नगरी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये जो वीडियो खत्म होगी तब आप देखना कि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं ग्राम समाज में भी जो नॉर्मल क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, योजनाओं से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। ARVY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो गाइस जो ये योजना है इसमें जो है परियोजना की इकाई लागत 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम जो है वो 50,000 होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। ठीक है, तो आपको बताना है गाइस कहां पे किसने की है ये शुरुआत। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा NIC ने किया था। NIC ने सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? देखो ये प्योरली करंट का क्वेश्चन है और ये यूपी करंट का क्वेश्चन है, मतलब यूपी जीके का क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में रेलवे का मुख्यालय है। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ठीक है गाइज, आपको पता होगा विश्व का सबसे पुराना शहर किसे मानते हैं? वाराणसी को। ठीक है, वाराणसी को माना जाता है। इवन इफ जो वेदाज हैं उसमें भी इसके जिक्र हैं, जो जनपद थे स्टार्टिंग में, ठीक है, उसमें भी वाराणसी का जिक्र है काशी नाम से। क्लियर है, तो राइट आंसर है बी पार्ट। गौतम बुद्ध का भी बनारस और उसके क्षेत्र से संबंध है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। चमड़ा गई कहां कहां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। देखो कानपुर एक ही जगह है, तो आपका ए पार्ट आंसर है। आगरा में भी चमड़े की वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो आगरा और कानपुर इसके लिए राइट आंसर हो जाएंगे। इंदिरा आवास योजना, देखो योजना से ये दूसरा क्वेश्चन है। IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है कि राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? देखो मनरेगा में कितना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, ऐसे मेट्रो में कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई करंट का क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको मत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस 75 और 25 का है। क्लियर है, केंद्र सरकार का 75 और राज्य सरकार का 25 इसमें लगेगा और ये बनेगा। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? देखो बहुत सारे शब्द होते हैं, आपने बहुत सारे शब्द सुने भी नहीं होंगे इसमें से। भू कृषि जो है उसका रिकॉर्ड जो होता है उसे हम बोलते हैं गिरदावरी। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन बनता है कि ये साल में कितनी बार कराई जाती है? गिरदावरी साल में कितनी बार कराई जाती है? तो ये साल में 2 बार कराई जाती है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो आपकी फसल होती है उसी का सर्वे किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो शब्द हैं पंचनामा। ठीक है, पंचनामा देखो जैसे होता है कि 5 लोगों के बारे में, मतलब वो करके कोई घटना हो गई उसके बारे में। ठीक है, खसरा और खतौनी ये अलग चीज है। खतौनी क्या होती है गाइस कि एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है, ठीक है, तो उसके हम बोलते हैं खतौनी। जमाबंदी गाइस ये जो होता है
ये ऑफिशियल होता है गाइस। कोई किसान की जितने भी होती है एक रजिस्टर में जो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे बोलते हैं जमाबंदी। अभी पूरी क्लासेस चलेंगी तो इनको और भी डिटेल में इन शब्दों को हम आपको बताएंगे। तो आपको भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, तो वो बोलते हैं गिरदावरी, और ये फसल सर्वे होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बिस्वा का एक बीघे से क्या अनुपात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस डी पार्ट। एक बिस्वा 1:20 के अनुपात में ये होते हैं। और ये देखो बहुत जगह नापा जाता है, जैसे आप लोग गांव में कुछ लोग देखे होंगे नपैया जो होती है लठ के हिसाब से होती है। कई जगह होता है गाइस कि कितने एकड़ जमीन है, कितने गज जमीन है, कितने कट्ठा जमीन है, कितने बीघा जमीन है, कितने लठ जमीन है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। आज क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी इनको हम पूरे डिटेल में ग्राम समाज की जब कराएंगे क्लास तो उसमें कराएंगे। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4840, 4840 वर्ग गज, ठीक है। ये सारा हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, घबराना मत। NIEGP का पूर्ण रूप क्या है, नरेगा, मनरेगा, इन सबसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं। इसको बोलते हैं गाइज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। आप देखना, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिलों में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, ठीक है। ये रूल आया था कि जहां भी 10 लाख की जनसंख्या होगी तो अस्पतालों में कम से कम कितने बेड का हॉस्पिटल होना अनिवार्य है, 300, ठीक है। 300 जो है वो होना चाहिए। भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के ये हैं। वीडियो आप लोग लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो। 18वां क्वेश्चन है, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत, देखो योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उस समय बहुत सारी योजनाएं थी, अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो इसमें क्या होता है, सौर जल हीटर में क्या होता है, आपको बट्टा दिया जाता है, ठीक है। प्रोत्साहन के रूप में आपको छूट मिलती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसे बट्टा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ध्यान से सुनना, 2-3 चीजें, फसलों से क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। जो पंजाब का क्षेत्र है वहां पे सबसे अधिक मात्रा में गेहूं पैदा होता है। देखो दोनों में अंतर है, जैसे ये होता है कि कम क्षेत्र में जो पंजाब का क्षेत्र है वहां की जमीन है काफी उपजाऊ है, तो काफी कम क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा गेहूं की पैदावार होती है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है और कुल उत्पादन के मामले में, गेहूं के मामले में वो पूरे देश में नंबर 1 पे है, ठीक है। और व्यावसायिक फसल है ऐसी फसल जिससे पैसा नगद मिलता है, वो है गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है, गन्ना है। और सबसे ज्यादा जो है, एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा व्यवसाय है, उसमें जो ऑप्शन थे बहुत सारे मिलों के बारे में थे, तो चीनी मिल उसमें राइट आंसर था आपका, ठीक है। बहुत सारी चीनी मिली उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ गन्ना बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ये एक यहाँ की व्यावसायिक फसल है। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, वार्ड होते हैं उसी में से पंच चुने जाते हैं ग्राम के वार्डों से, और उनको उनकी संख्या कितनी होती है, 7 से 17। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। देखो ये बेसिकली पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है तो आपको इसका उत्तर देना चाहिए। जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो किसके नाम पे होती हैं, भारत के राष्ट्रपति के नाम पे, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति।
उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, प्रधानमंत्री, जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनकी कौन कराता है? राष्ट्रपति। राज्य की राज्यपाल कराते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? एक वर्ष में कितनी न्यूनतम मीटिंग होनी चाहिए ग्राम सभा की? तो राइट आंसर है कि मिनिमम 2 मीटिंग होनी चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? देखो, पंचायत के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए? वो है 21 साल, ठीक है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? सबसे पहले इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ। आपको डेट याद होनी चाहिए कि 1995 से ये कार्यक्रम शुरू है, मिड डे मील, ठीक है। और इसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 6 से 12 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं, उनको रखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, कब वो हुआ था 1995 में। दूसरा, कितनी आयु होता। तीसरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी हिस्सेदारी होती है। तो केंद्र और राज्य सरकार की कितनी होती है? 75:25 की हिस्सेदारी होती है, ठीक है। और गाइस, इसका जो आकलन करना चाहिए कि बच्चों को और विद्यालय में जो भी है, इस कार्यक्रम का आकलन प्रत्येक 6 महीने के बाद होता है, ठीक है। तो ये अर्धवार्षिकी है, क्लियर है। अर्धवार्षिकी इसका होता है। तो इससे 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। MGNREGA मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निधिकरण का अनुपात होता है। देखो, निधिकरण मतलब बहुत सारी स्कीम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के साझा से चलती हैं। तो आपसे पूछता है, इसी वाले में 4 बार आपसे पूछ दिया, 3 बार, और तीनों बार आंसर कितना था? 75 और 25 का। एक चीज याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो ऐसे स्कीम जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए है, उसमें लगभग, ये एक थंब रूल मत बना लेना, लेकिन अगर मान लो पेपर आपका छूट रहा हो तो लगभग उसमें 75-25 का ही रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, जो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना था, इसको मनरेगा बोलते हैं, ठीक है, शुद्ध रूप से इसको बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। पहला इससे क्वेश्चन बनेगा कि ये योजना कब लागू हुई थी। तो ये हुई थी 25 अगस्त 2005 में, ठीक है। केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? दूसरा क्वेश्चन इससे बनेगा, तो 75 और 25 का, ठीक है। तो गाइस, ये वो क्वेश्चन थे जो लेखपाल परीक्षा में ग्राम समाज से आए थे। आई होप कि इस वाली जो 25 क्वेश्चन थे, इसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कहाँ से लिए गए थे, या तो वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, या तो वो पॉलिटी से क्वेश्चन थे, ठीक है, या तो यूपी के जो यूपी विशेष से क्वेश्चन थे जो आप यूपी का पढ़ते हो। तो जो बच्चे जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये ग्राम समाज वाला चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं। पंचायती राज पढ़ते हैं, कृषि वो लोग पढ़ते हैं, तो जो ये 12-13 क्वेश्चन उनके एक्स्ट्रा आते हैं, ये क्वेश्चन वो कर लेते हैं, और बाकी ग्राम समाज जो आप जितना पढ़ते हो उतना वो भी पढ़ते हैं। तो इसमें से अगर उन्होंने 5 से 7 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपसे बहुत ही ज़्यादा एज ले लेते हैं। तो उसका एक रीजन है गाइस कि अगर आप न्यू कमर हो तो आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए हिंदी और मैथ, ठीक है। जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें हिंदी और मैथ होना चाहिए। जो लोग चैनल पे नए हो गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना। कल आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, कल आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, साथ ही साथ डेली आपको क्लासेस चलेंगी। आपको करना है क्या गाइस कि आपको शेयर करना है वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, और हमारा आप सपोर्ट करो, ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोगों ने साथ दिया तो ये चैनल भी ग्रो करेगा, और अगर आप हमारा साथ दोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है।
एक चीज़ और ही बता दें, पुराने लोगों को एक बात पता होगी कि अपने चैनल पे या तो पढ़ाई होती है या तो ये चैनल बंद ही रहता है। ठीक है, जब पढ़ाई होती है तभी ये चैनल ओपन रहता है, या कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, तभी ये चैनल ओपन होता है। बाकी कभी भी हम कोई फालतू न्यूज़ नहीं डालते हैं अपने चैनल पे। तो आप लोगों के दायित्व गई ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर आपको केवल पढ़ाई से रिलेटेड होता है, क्योंकि गई पढ़ाई में 10 से 12 घंटे, अगर रेगुलर अगर 4 घंटे की क्लासेज आपको कल से मिलेंगी तो 12-15 घंटे हमारी डेली जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर आपका सहयोग बहुत ही अच्छा रहा तो गाइस मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जितने प्रीवियस ईयर हमने एग्ज़ाम कराए थे और सभी के रिजल्ट आपके बहुत ही अच्छे आए हैं, तो इस बार भी आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी और बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबको बाय बाय है, टेक केयर है।